सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। मैं होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का कंप्लीट वन शॉट करने वाले हैं, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपके लिए कवर अप किए हैं बेटा। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 1.1। हाँ, मैं इसमें आपको कोई भी ज्यादा बेसिक नहीं करवाने वाला हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, सीधा हम एक्सरसाइज से ही मूव करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो क्या दिया है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं और उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अरेंज करने बोला है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से आपसे बनेगा। देखो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 140। अब 140 को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आप सबसे पहले ना बेटा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्या होगा बताओ। 2 7 14 0, 2 3 6, 1 2 5 10। अगेन 5 7 35 और 7 1 7। बोलो करेक्ट है। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, ठीक है ना। आपने जूनियर सेक्शन में भी किया है तो होपफुली आपको आता होगा। अब हम इसको क्या करेंगे ना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स के फॉर्म में अरेंज करना है। तो आप देख लो यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ 5 एक ही बार आया तो उसको लिखूंगा 5 की पावर 1 इंटू यहाँ 7 एक ही बार आया तो उसको मैं लिख दूंगा 7 की पावर 1। बोलो क्लियर है। तो इसको इस टाइप से हम लिखेंगे। हम जनरली जूनियर क्लासेस में कैसे लिखते थे ना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब वैसा नहीं लिखेंगे, अब हम ना थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 2 दो बार आया है तो मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। होपफुली क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल इजी है। अगेन सेम ऐसा सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप वीडियो को पॉज करो और बनाते चले जाओ। अगर बन जाए तो आप ये स्किप करके सेकंड क्वेश्चन में मूव कर जाना, और अगर नहीं बने तो मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे ही रहा हूं। चलो जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब यार देखो सेकंड क्या दिया है बेटा, सेकंड दिया है 156। अब यार ये 156 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 7 14, 1 2 8 16, अगेन 2 3 6, तो 1 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। बोलो करेक्ट है। तो अगर मैं 156 को ब्रेक करूं तो 156 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 दो बार आया तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू कितना 13। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो एक चीज और ध्यान रखना, आप हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं बेटा, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अगेन जल्दी से मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड भी बता देता हूं। मेरा अगेन वही सजेशन आपको, अगर आपको करना है तो वीडियो को पॉज करके खुद बनाओ बेटा, इजी इजी चीजें ये सब आप बना सकते हो। चलो देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, 3825। अब 3825 को कैसे करेंगे बताओ। 3825। अच्छा 3825 को करने से पहले मैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल आपको समझा देता हूं। आपको डिविजिबिलिटी रूल 10th क्लास में आना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, जब उसका लास्ट यूनिट डिजिट में या तो इवन नंबर होने चाहिए या तो जीरो होने चाहिए, तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। बोलो क्लियर है। ये हो गया 2 से डिविजिबिलिटी रूल। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बेटा, 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए एक बात ध्यान रखना, सारे नंबर का आप सम कर लेना। अगर सारा नंबर का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 100% 3 से डिवाइड होगा। उसका एग्जांपल मैं आपको यहां देता हूं। जैसे मान लो 3825 है तो उसको सीधा 5 से मत कर देना, पहले चेक कर लो भाई कि ये 3 से डिवाइड होगा क्या। कैसे चेक करेंगे, सारे नंबर का सम कर लो। 8 3 प्लस 8 कितना हो गया बेटा 11, 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, 13 प्लस 5 कितना हो गया 18। आप मुझे बताओ क्या 18 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 18 3 के टेबल में आता है। तो 100% ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। हम 3 से इसको पहले डिवाइड करते हैं। 3 1 3, अगेन 3 2 6 है ना, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। बोलो करेक्ट है। अगेन मैं चेक कर लेता हूं कि भाई ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो अगेन 3 4 12, 3 2 6, 1 3 5 15। अगेन चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 प्लस 5 11,
तो भाई अब तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको 5 से कर लेते हैं। तो 5 8 जा 40, 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से करूंगा तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, अगेन 17 1 जा 70। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दो। 3825 को हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 70। बोलो क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी तरीके से आप इसका फोर्थ और फिफ्थ भी बना करके देखो, वीडियो को पॉज करो और बना करके देखो। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन दिया है बेटा 5005। तो अब यार ये बताओ ये कैसे बनाएंगे हम 5005। होपफुली आपने भी ट्राई किया होगा 5005। ऑफ कोर्स देखो 5 + 5 10 होता है, तो 3 के टेबल से तो जाएगा नहीं, 5 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे इसको। अगेन बताओ 5 1 जा 0 0 1। अगेन ये 1001 जो है ना, ये 7 के टेबल से डिवाइड होगा। अगर आप ट्राई किए होगे तो शायद इस स्टेप में आप अटके होगे, तो 7 के टेबल से इसको डिवाइड करके देखो, ये डिवाइड हो जाएगा। 7 के टेबल में क्या आएगा बेटा, देखो तो जरा। अगेन 7 1 जा 7, 8 9 10, 3 कैरी जाएगा तो 30, तो 4 7 जा 28 कैरी 2, तो 7 3 जा 21, तो ये आ रहा होगा 143। बोलो करेक्ट है। ऐसे ही आपको ओरल करना सीखना पड़ेगा 10th क्लास में। बहुत ज्यादा आप रफ वर्क करते करते करोगे तो टाइम जाया होगा। अब ये 143 जो है ना, ये 11 के टेबल से जा सकता है। देखो 11 1 जा 11 बचा 3, 33, 11 3 जा 33 और 13 1 जा 13। ठीक है, तो 5005 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए बेटा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उटपुटांग है। अगर आपने ट्राई भी किया होगा ना, तो थोड़े से आपको फैक्टर्स ढूंढने में तकलीफ जा रही होगी। एक्चुअल में ये है ही थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन। फिफ्थ में मैं आपको फैक्टर्स बताता हूं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करना। ये फिफ्थ वाला जो है ना बेटा, इसके फैक्टर आते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। एक बार आप करके जरूर देखो। पहले 17 से डिवाइड करो, फिर 19 से डिवाइड करना, फिर 23 से डिवाइड करना। मैं इसको आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं अगर आपको डिवाइड कर करके बताऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। मैं इसके फैक्टर्स ऑलरेडी आपको बता दिया हूं। पहले ये 17 से डिवाइड होगा, फिर 19 से होगा, फिर 23 से होगा। आप जरूर करके देखो इसको, ठीक है। तो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ निकालने से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से 10th क्लास में मालूम होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जल्दी से देखो, मैं आपको कुछ नोट पॉइंट लिखवा देता हूं, ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। नोट में आपके लिए पहला है एलसीएम। कभी भी कोई 10th क्लास में पूछे आपसे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आप एक लाइन में याद रखो, इट इज ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। क्या होता है बेटा एलसीएम? सिंपल, एक लाइन में याद रखो, ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। बोलो करेक्ट है। वैसे ही अगर आपसे कोई एचसीएफ पूछ दे कि भाई एचसीएफ क्या होता है, तो ये होता है कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। और ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूं 100% फिक्स एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में इस डेफिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेगा आपको। इस दोनों डेफिनेशन से रिलेटेड एक एमसीक्यू हर साल पेपर में आता ही है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, इन डेफिनेशंस को आप कॉपी में लिख कर करके बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है बेटा, ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये अपन क्वेश्चन बनाते वक्त देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, इस डेफिनेशन को छोटा सा करके मैं साइड में रख लेता हूं और इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, तो चलो भाई इसको हम यहां रख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फिर से। नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है बेटा, जल्दी से सी क्वेश्चन नंबर 1। 26 और 91 दो नंबर दिए हमको और इसका एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालने बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वही चीज जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। सबसे पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो बेटा। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 1 जा 2 3 जा 6, अगेन 13 1 जा 13। बोलो करेक्ट है। तो 26 के फैक्टर आया मेरे 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। मैं हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखूंगा। बोलो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 91, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं। तो 91 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा, ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 8 9 7 3 जा 21 और 13 1 जा 30। तो अगर मैं 91 के फैक्टर्स लिखूं तो 91 के फैक्टर्स आएंगे 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना, बिल्कुल अच्छे से। ये तो आता है आपको, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया। अब हमको निकालना क्या है, बेसिकली हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले यहां पर एचसीएफ निकालता हूं आपके लिए। तो ध्यान देना, अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो यार एचसीएफ का सबसे पहले डेफिनेशन पे आप फोकस करो। एचसीएफ में पहली लाइन क्या लिखी है बेटा, ये देखो पहली लाइन लिखी है कॉमन फैक्टर। अब यार ये कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर का मतलब ये 26 के फैक्टर है, ये 91 के फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर्स कॉमन है पहले ये देख लो। तो बताओ इन दोनों में कौन कौन से नंबर्स कॉमन है बेटा, दोनों में 13 आ रहा है। बोलो करेक्ट है, यानी ये दोनों में 13 कॉमन फैक्टर है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 13। तो ये मैंने लिख दिया कॉमन फैक्टर। आगे डेफिनेशन क्या बोलती है, विथ लोएस्ट पावर। अब लोएस्ट पावर का मतलब क्या हुआ, देखो 26 में 13 की पावर 1 है और 91 में 13 की पावर 1 है। तो भाई यहां तो दोनों में पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर कितनी हुई, 1 ही हुई। तो यहां पर हम एचसीएफ में क्या लिख देंगे, 13 की पावर 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 13 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 13। और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, जैसे मान लो यहां 13 की पावर 2 होती और यहां 13 की पावर 1 होती, तो 2 और 1 में लोएस्ट पावर किसको बोलते हैं बेटा, 1 को। तो 1 लिख देते। जैसे मान लो यहाँ 13 की पावर 3 होती और यहाँ 13 की पावर 5 होती, तो 3 और 5 में लोएस्ट पावर क्या होती, 3। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं, प्यार से एचसीएफ निकल गया। ऐसे ही एलसीएम भी निकालेंगे। चलो नेक्स्ट एलसीएम निकालते हैं। आप मुझे एलसीएम बताओ, चलो बताओ। अब ध्यान से सबके सब पूरी फोकस से एलसीएम के डेफिनेशन पढ़ो। एलसीएम में क्या लिखा है बेटा, ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, 26 और 91 में आने वाले जितने भी प्राइम नंबर हैं हर एक को यहां पर लिख लो आप। ऑल फैक्टर्स का मतलब ये हुआ 26 और 91 में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे लिख लो। कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 है इंटू 13 है इंटू 7 है और वापिस से 13 आ रहा है। रिपीट नहीं करना, कोई भी प्राइम नंबर को रिपीट नहीं करना, सबको एक एक बार लिख देना। 2 को एक बार लिख दिया, 13 को एक बार लिख दिया, 7 को एक बार लिख दिया। बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया ऑल फैक्टर्स कि सारे प्राइम नंबर लिखना है। सेकंड क्या बोला है बताओ, विथ हाईएस्ट पावर। अब यार ये हाईएस्ट पावर क्या बेटा, तो अब हम क्या करेंगे ना, ये जितने भी प्राइम नंबर्स आप लिखे हो ना इनके हाईएस्ट पावर देखेंगे। यहां देखो, यहां देखो, सबके सब देखो। पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पर 2 कहां आ रहा है, ये 2 यहीं पर आ रहा है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो यहां पर 1 लगा देता हूं। 13 यहां दोनों में है बेटा, लेकिन यहां पर भी 13 की पावर 1 है और यहां पर भी 13 की पावर 1 है।
तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 1 ही हुआ, क्योंकि दोनों में 1 ही है तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो यहाँ 1 लगा देते हैं। 7 तो एक ही बार है बेचारा, उसकी पावर 1 है तो यहाँ पर भी 1 लगा देते हैं। बोलो क्लियर है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई एलसीएम क्या होगा, तो जस्ट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 13 इंटू 7 कितना आएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास फिलहाल टूल है कैलकुलेटर, आप लोग बिल्कुल रफ में कैलकुलेट करके देखो। 2 इंटू 13 इंटू 7 कितना आ गया ये बेटा, ये आ गया मेरा 182, राइट। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 182। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। आपको बस ये डेफिनेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए और अप्लाई करना आना चाहिए। अब ये पहला क्वेश्चन है तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप जब तक आगे बढ़ करके क्वेश्चंस नहीं बनाओगे आपको उतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं आएगी, प्रैक्टिस होते जाएगी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, अभी हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमको बोला था कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो मैंने एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो क्या बोला है, of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब क्या होता है, 9th क्लास में भी आपने कई बार वेरीफाई किया है। मैथमेटिक्स में वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल बताना। कभी भी वेरिफिकेशन बोला तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस को प्रूफ करना। और क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि देखो मैं यहां बता रहा हूं आपको ये चीज वेरीफाई करने बोली है। आपको बोला है वेरीफाई करो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है कि मान लो दो नंबर है आपके पास ए और बी, तो उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इंटू बी। इसी फॉर्मूले को वेरीफाई करने बोला है, यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है। तो हम कर देते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। बताओ एलसीएम कितना है बेटा, 182, एचसीएफ कितना है 13, जरा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 182 इंटू 13 कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 182 इंटू 13 करूंगा मैं तो ये कितना हो गया 2366। आप लोग बिल्कुल रफ में कैलकुलेशन करो, अगर मैं आपको कैलकुलेशन भी करके बताने लग जाऊं तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल खुद करके देखो। तो ये मेरा एलएचएस आ गया बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, ये लिखा है ए इंटू बी। क्या आप बता सकते हो ए और बी क्या है आपके, तो ए और बी ना बेटा दोनों नंबर्स हैं आपके। कौन कौन से नंबर्स जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। बोलो क्लियर है। तो ए और बी नंबर्स हैं जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। तो बताओ ए कितना हो गया 26 इंटू बी कितना हो गया 91। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 इंटू 91, 236 हो गया वेरीफाई। देखो LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आ रहा है और ये वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। बाय चांस अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल समझ जाना कहीं ना कहीं आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। तो मैं यहां बोल सकता हूं देयरफॉर आवर LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS, है ना, वेरीफाई हो गया। ये पूरा अब हमारा कंप्लीट क्वेश्चन कवर हुआ जहां पर हमको एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना था और इसको इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी करना था। बोलो क्लियर है यहां तक। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके जरूर इसका सेकंड और थर्ड पहले आप खुद बना करके देखो, उसके बाद मेरे वीडियो को आगे देखना, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहां पर देखते हैं पेस्ट हो रहा है क्या, ठीक है। मैं ना इसको एक बार डेफिनेशन को ना बेटा कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको मैं वहां पर भी बिल्कुल आराम से समझा सकूं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डेफिनेशन। अब जल्दी से आप मुझे इसका सेकंड क्वेश्चन बना करके दोगे। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे बताते जाओ।
सबसे पहला नंबर हमको जो दिया है बेटा वो दिया है 510 510। तो क्या मैं इसका फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन करूं? अब हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए। चलो बताओ क्या हो जाएगा। 2 2 जा 4, अगेन 1 2 5 जा 10, अगेन 1 2 5 जा 10। बोलो करेक्ट है। 5 5 10 प्लस 2 12, 3 से जाएगा तो 3 से पहले कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15। बोलो करेक्ट है। अगेन 5 से जाएगा ये। अब बताओ 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17 बेटा। बोलो करेक्ट है। तो ये 510 का हो गया। वैसे ही अब मैं 92 का भी कर लेता हूं। अब बताओ 92 का क्या हो जाएगा। 2 2 जा 4, ये सॉरी 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 23 है। तो सॉरी, तो 23 1 जा 23। बोलो करेक्ट है यहां तक। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं बेटा। 510 के अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सबकी हाईएस्ट पावर 1 ही है। अगेन बताओ 92 का अगर मैं प्रोडक्ट फैक्टर्स देखूं तो 2 इंटू 23। अगेन यहां पर भी अच्छा 2 दो बार है, 2 दो बार है तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 23। बोलो क्लियर है यहां तक। बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा समझ में, क्योंकि ये फैक्टर्स निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं राइट। मेन फोकस एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर करना है ताकि वो आप अच्छे से और सीख सको। अगेन बताओ इस क्वेश्चन में भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ क्या आएगा बेटा, तो फटाक से डेफिनेशन अप्लाई करो। एचसीएफ में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी बताओ इन दोनों प्राइम नंबर्स में कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको। ऑफ कोर्स दोनों में हमको 2 कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ तो कॉमन है नहीं, तो यहां पर 2 लिख देते हैं। अगेन कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। अब आप मुझे बताओ दोनों में 2 की लोएस्ट पावर कितनी है बेटा। यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर कितनी है, 1 है। देखो यहां फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां 2 की पावर 1 है और यहां 2 की पावर 2 है, तो 1 और 2 में लोएस्ट पावर कौन सी हुई, 1। तो यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 1, यानी आंसर कितना आ गया, 2। बोलो क्लियर है यहां तक। तो ये मेरा एचसीएफ आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एलसीएम क्या आएगा, तो व्हाट विल बी द एलसीएम, ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स का मतलब क्या है, जितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं मैं सारे लिख लूंगा। बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर हमको यहां दिख रहे हैं। ये 2 है, 3 है, 5 है, 17 है राइट, और 23 है। 2 को दोबारा नहीं लिखना, इंटू 23। तो ये मैंने लिख दिया ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, एकदम सिंपल है यार, बच्चों वाला है, बिल्कुल आराम आराम से समझो। ये सारे फैक्टर्स लिख लिया। अब सबके हाईएस्ट पावर लिख लो आप। अब देखो यहाँ 2 दोनों में है बेटा, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। बताओ हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2। अब यहाँ 3 तो एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 17 भी एक ही बार है, 23 भी एक ही बार है, तो हर एक की पावर में 1 ही जाना है। बोलो करेक्ट है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। फटाक से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा। बताओ क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये आ रहा है बेटा मेरा 23460। तुम मन में सोच जरूर रहे होगे कि मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको कैलकुलेशन करनी है एग्जाम में, मुझे नहीं करनी है। तो वीडियो को पॉज करके जरूर आप बनाओ। नहीं बनाओगे, सीधा सीधा देख देख के आंसर लिखोगे तो फिर नुकसान है। और मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पर तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज कैलकुलेशन आप करो। तो ये बेटा एलसीएम आ गया। ठीक, तो बिल्कुल आसानी से एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिए, तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोला है, वेरिफिकेशन करना। क्या वेरिफिकेशन करना है जरा बताओ। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको हमको वेरीफाई करने बोला है। फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, राइट। तो हमको यार इसको वेरीफाई करना है, तो बताओ फटाक से वेरीफाई करें। यहां से लाइन खींच देता हूं मैं। बताओ एलसीएम कितना है बेटा, 23460 इंटू एचसीएफ कितना है, 2। बोलो करेक्ट है। मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो यही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 0 0, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 4 8 एंड 1 9, 2 3 6, 2 2 4।
तो 46920 ये हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ आ रहा है। अच्छा ए इंटू बी क्या है बेटा, ए कितना है बताओ 510 इंटू बी कितना है 92, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरा बताना 510 इंटू 92 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 46920, सेम आ रहा है 46920, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? तो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं गारंटी देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो को पॉज करके आप बनाओ, 100% आपसे बन जाएगा और बिल्कुल अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपके एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। 2 क्वेश्चंस कर लिए ना बेटा, तीसरा क्वेश्चन खुद ब खुद आपसे बनना चाहिए। चलो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन बना लेते हैं, है ना, इसको हटाता हूं मैं। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। जरा देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, 336 और 54 है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। 336, 2 1s are 1 2 6 are 12, 1 2 8s are 16, again 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, again 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7। बोलो क्लियर है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 54 का भी कर लेते हैं। 54, 2 2s are 4, 1 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। बोलो करेक्ट है? तो यार इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है बताओ। 336 के मैं यही लिख लेता हूं 1 2 3 4, तो 2 4 बार आया है, इंटू 3 एक बार है, इंटू 7, तो ये 1 ये 1। बोलो करेक्ट है? वैसे 54 के फैक्टर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो 54 के फैक्टर्स क्या है बेटा, 2 की पावर 1 इंटू 1 2 3, 3 जो है वो 3 बार आया। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना? होपफुली ये तो बिल्कुल बच्चों वाला हो गया अब आपके लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा, तो वीडियो को पॉज करके जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, ठीक है? मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छे से अब बन जाना चाहिए आपसे। नाउ चलो मुझे सबसे पहले बताओ एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ की अगर मैं आपसे बात करूं तो एचसीएफ क्या आएगा, तो है कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा, दोनों में 2 भी कॉमन है, दोनों में 3 भी कॉमन है। बोलो करेक्ट है? दोनों में 2 भी कॉमन है, दोनों में 3 भी कॉमन है, तो यहां लिख देता हूं 2 इंटू 3, कॉमन फैक्टर लिख लिया मैंने। विथ लोएस्ट पावर, तो 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो बताओ दोनों में लोएस्ट पावर कितनी है 1, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 1। यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 3 है, दोनों में लोएस्ट पावर कितनी है 1, तो यहां हो जाएगा 3 की पावर 1, तो 2 3 सा कितना हो गया 6, विल बी योर एचसीएफ। निकल गया बिल्कुल आसानी से एचसीएफ। वैसे ही एलसीएम भी निकल जाएगा, क्या बड़ी बात है। बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। सारे फैक्टर लिख लो, कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 3 7, 2 और 3 तो वापिस से रिपीट हो रहा है और रिपीट हमको लिखना नहीं होता है, तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये मैंने लिख लिया ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर देख लो यार, बताओ ये दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, तो दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर है 4, तो यहां लिख लेते हैं 4। बोलो क्लियर? दोनों में 3 है, यहां पर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो यहां लिख लेता हूं 3। बोलो क्लियर है? यहां अगेन 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ये आपका एलसीएम हो गया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना हुआ। होपफुली बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे, ठीक है? अच्छा बताओ 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया बेटा 16। 3 की पावर 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इंटू 7। अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 16 इंटू 27 इंटू 7, ये आ रहा है 3024। कितना आ रहा है हमारा 3024, तो यहां से हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। बोलो करेक्ट है? इसके बाद सेकंड पार्ट क्या बचा, वेरिफिकेशन का, वो भी मैं कर देता हूं आपके लिए, क्या बड़ी बात है यार। चलो देखो इसका वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है? रेड से लिखते हैं। अच्छा वेरिफिकेशन क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, हमको ये बताना है, ठीक? तो आप मुझे बताओ एलसीएम कितना बेटा
3024 इंटू HCF कितना 6 इज इक्वल टू A इंटू बी, है ना। चलो वो तो खैर कर लेंगे, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर 336 इंटू 54 कर लें, मल्टीप्लाई में एक साथ कर देता हूं, ठीक। तुम हाथ से करो, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 3024 इंटू 6, तो ये कितना आ रहा है 18144, ठीक। और अगर 336 इंटू 54 करूं मैं, तो ये भी कितना आ रहा है 18144। हेंस LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS, हेंस वेरीफाइड। अच्छा एक बात मैं फिर से बताते चलूं, वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर बाय चांस आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है तो हमेशा ध्यान रखना कहीं ना कहीं या तो बेटा आपने HCF गलत निकाला होगा या तो आपने LCM गलत निकाला होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला हमेशा वेरीफाई होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। यहाँ पर हमने LCM और HCF निकालना सीखा और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा जो कि MCQs में आता है। ये क्वेश्चन, ये जो आपने वेरिफिकेशन कर रहे हो ना, ये भी MCQs में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के जरूर आता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है बेटा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसी मेथड से हमको फिर से LCM और HCF निकालने बोल रहा है, लेकिन इस बार ना 3 नंबर का आपको LCM HCF निकालने बोला है। तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं डेफिनेशंस को वापस से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं क्योंकि सेम डेफिनेशन ही काम आएगी हमको। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं आपको। देखो पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप बनाना। चलो देखो सबसे पहले ना बेटा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अगेन बताओ नेक्स्ट नंबर क्या है 15, अगेन 3 5 15, अगेन 5 1 5। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 21, तो 3 7 21, 7 1 7। यही हो गया, तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तीनों नंबर्स के फैक्टर्स लिख लेते हैं ना। तो देखो पहले बताओ 12 का क्या है बेटा फैक्टर, ये 12 का फैक्टर क्या है हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3। अगेन बताओ 15 के फैक्टर क्या क्या है हमारे 3 इंटू 5, और 21 का फैक्टर क्या आया हमारा, 21 का फैक्टर आया 3 इंटू 7। बोलो करेक्ट है। ये मैंने तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और उसको फैक्टर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आपको इसका LCM और HCF निकालना है ना, तो कोई नई डेफिनेशन नहीं है, चाहे 3 नंबर का बोले चाहे 4 नंबर का बोले, हमको डेफिनेशन सेम अप्लाई करनी है जो हमने पढ़ लिया है। बताओ अगर मैं आपसे पूछूं ये तीनों नंबर में मुझे सबसे पहले आप HCF निकाल के बताओ, तो क्या आप बता सकते हो HCF क्या आएगा बेटा। HCF का डेफिनेशन क्या है, कॉमन फैक्टर। आप देखो तीनों में क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पर 3, वहां दोनों में देखते थे, अब यहाँ 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो तीनों में कॉमन क्या है 3, तो कॉमन फैक्टर हो गया 3। विथ लोएस्ट पावर, तो तीनों में 3 की लोएस्ट पावर कितनी है 1 ही है, तो HCF कितना आ जाएगा 3 की पावर 1, डेट इज 3। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल होपफुली अच्छे से आ गया होगा समझ में। अगेन नेक्स्ट अगर मैं आपको LCM की बात करूं, तो LCM का भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है बेटा, ऑल फैक्टर्स, जितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं सारे लिख लो। बताओ क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और हर एक के हाईएस्ट पावर लिखना चालू करो। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, यहाँ 2 लिख देते हैं। 3 की हाईएस्ट पावर, तीनों में 1 ही है भाई, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी। अगेन 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, आपका एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो बताओ ये कितना आ जाएगा बेटा। आपके लिए इसमें एक अच्छी चीज ये है ना बेटा कि इसमें आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हम जब वेरिफिकेशन सिर्फ आपको 2 नंबर के लिए देता है, 3 नंबर के लिए जो वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला है फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 ही नंबर को वेरीफाई करना है। तो हमको यहाँ सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकाल के छोड़ना है। वेरी इजी क्वेश्चन, होपफुली बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं।
अगेन आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बना करके देखो, बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा आपसे। ठीक, चलो नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यार। ये 17 देखो, 7 क्या दिया है, 17, 17, 23 और 29। तो अगर आप इस नंबर को देखोगे ना तो तीनों ही प्राइम नंबर है बेटा। और प्राइम नंबर का क्या होगा यार, एकदम सिंपल है। आपको मैं बोलूंगा 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 17 वन जा 17, 23 वन जा 23, 29 वन जा 29, है ना। इसके अलावा क्या ही करोगे। तो इसके फैक्टर्स कैसे लिखोगे, 17 को लिखोगे 17 इंटू 1। याद रखना किसी भी नंबर में इंटू 1 लिख सकते हैं बेटा अपन। सिर्फ 17 लिखूं या 17 इंटू 1 लिखूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हम किसी भी नंबर में कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, बोलो करेक्ट है। तो 17 को मैंने 17 इंटू 1 लिख दिया। वैसे ही 23 को मैं 23 इंटू 1 लिख देता हूं, और वैसे ही 29 को मैं 29 इंटू 1 लिख देता हूं। हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसका HCF क्या होगा, तो क्या मुझे आप इसका HCF बता सकते हो, HCF क्या आएगा। अब सबसे पहले इसमें कॉमन देखो आप, इसमें अगर तीनों में कॉमन देखोगे ना, याद रख लेना कभी भी मैथमेटिक्स में किसी नंबर पे अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हर एक का कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम इंटू 1 करके लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं था, मैं सब में इंटू 1 लिख के हमारा तीनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1। तो HCF कितना आ जाएगा बेटा, 1। बोलो क्लियर हुआ। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि LCM क्या होगा, तो व्हाट विल बी द LCM, LCM क्या होगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो यार, 17 इंटू 23 इंटू 929, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, देखो जरा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो तो जरा यहाँ पर 17 इंटू 23 इंटू 29 क्या आएगा, ये आ जाएगा 11339। बोलो करेक्ट है, ये हमारा एलसीएम आ गया, दैट इज 11339। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से थर्ड क्वेश्चन में मूव करो और बना करके मुझे आंसर बताओ बेटा कितना आएगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो मुझे कि आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मुझसे आप और क्या एक्स्ट्रा चाहते हो। ठीक है, बिल्कुल मुझे अपने फीडबैक कमेंट में जरूर लिख के बताना। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो बेटा क्या दिया हुआ है। तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल, सिंपल से नंबर से पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगेन बताओ 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगेन 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इन तीनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले 8 का अगर मैं आपको लिखूं तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 9 का अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 25 का लिखूं मैं अगर तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अगेन देखो इस तीनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, तो आप इन तीनों में इंटू 1 लिख सकते हो। कोई भी नंबर में अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना तो हम इंटू 1 तो कभी भी लिख सकते हैं। तो अगेन इस नंबर का कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ इसका HCF क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, इसका HCF क्या होगा, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो HCF कितना आ गया, 1, है ना। अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा हमको, है ना, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बताओ एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम क्या होगा, सब मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ऑल फैक्टर्स है ना, सारे फैक्टर्स लिखोगे तो मल्टीप्लाई में ही सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। तो बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, जस्ट मल्टीप्लाई इट। आप बताओ क्या आ जाएगा हमारा, 8 इंटू 9 इंटू 25, तो 1800 ये आ गया हमारा क्या, एलसीएम। बिल्कुल अच्छे से होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। और यहाँ पर हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हुए, लेकिन ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको बाय चांस थोड़ा बहुत डाउट जा रहा होगा तो मेरा सजेशन है वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा सा बैक करो, और या तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से वापस से रिपीट करो, या तो वीडियो को बैक करके एक बार लेक्चर्स को फिर से देखो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा था, ये भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मिल सकता है। आप देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले मैं आपको समझाता हूं। आपको देखो यहाँ दिया है HCF of 306 and 657 is equal to 9। एक्चुअल में आपको HCF दे रखा है, HCF दिया है 9, दो नंबर का, ये दोनों नंबर का HCF 9 दिया है, इसका मतलब ये A है और ये क्या है आपका B। दो नंबर का HCF 9 दिया हुआ है और पूछा क्या है हमसे निकालने के लिए, यू हैव टू फाइंड व्हाट, LCM। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देखोगे फटाक से समझ जाना ये इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन है बेटा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू व्हाट, A इंटू B। और ये भी क्वेश्चंस जनरली एमसीक्यूज में ही आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके बन जाएंगे। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। आप मुझे क्वेश्चन को देख करके बताओ, HCF कितना दिया है बेटा 9, तो HCF की जगह क्या रख देते हैं 9 इंटू LCM हमको निकालना है, A कितना दिया है 306 इंटू B कितना दिया है 657। तो बताओ जरा LCM कितना आएगा, तो LCM इज इक्वल टू, ये 9 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजूंगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 306 इंटू 657 का होल अपॉन 9। बोलो करेक्ट है। अब कैंसिल करना चालू कर दो, है ना, इसको ऊपर नीचे से कैंसिल करते हैं अपन। तो बताओ अगर मैं कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा, अगेन 3 3 जा 9, 3 1 जा 0, 3 2 जा 6। अगेन बताओ इसको कैंसिल करते हैं यहीं पर, 3 1 जा, है ना, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12। तो सीधा सीधा एलसीएम आ रहा है 34 इंटू 657। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो 34 इंटू 657 अगर मैं करूंगा तो ये कितना आएगा बेटा, 22338। कितना आ गया हमारा 22338। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला याद है, एलसीएम ये फॉर्मूला है इसका, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप बिल्कुल आराम से बना लोगे। फॉर्मूला क्या है बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n, है ना, यहां थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पर ये n इधर नहीं होगा बेटा, इसको ना मैं कट कर देता हूं, ये n यहां ऐसा नहीं है, ये है 6 की पावर में n, 6 की पावर में n है। तो बोला है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको बोला है चेक करो कि 6 की पावर n में अगर n के जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर रखें, तो नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 गोज अप टू इंफिनिटी, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो वो बोला है कि अगर 6 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे कुछ इस टाइप से, 6 की पावर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालेंगे तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड होगा क्या। जैसे मान लो 6 की पावर 1 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 का क्यूब निकालोगे तो भाई इसमें इंटू 6 तो करोगे, और जब भी हम 6 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप देख लो 6 6 का कितना आने वाला है 36। अरे यहां कुछ भी आए पहली बार तो 6 ही मल्टीप्लाई होगा। तो हमको एक चीज तो बिल्कुल कॉमन सेंस समझ में आ रही है, 6 को तुम कितने बार भी मल्टीप्लाई करो, अगेन इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 6 तो 36 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। तो ये कभी भी इसके यूनिट डिजिट में 0 आएगा क्या बेटा, तो इसके यूनिट डिजिट में कभी भी 0 नहीं आएगा, राइट। क्योंकि 6 का तुम स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, 4 कर लो, 6 की पावर 100 कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, 0 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो ये तो हो गया कॉमन सेंस वाली बात, लेकिन हम सिर्फ 6 के लिए नहीं पढ़ेंगे इसको, हम इसको सारे नंबर्स के लिए पढ़ेंगे। अब सारे नंबर्स के लिए पढ़ने के लिए हमको एक लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा देखो यहां ध्यान से समझना, जैसे मान लो हमको पूछा था भाई 6 की पावर n कभी 0 से एंड होगा क्या, तो हम अब ये सोचते हैं मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है
उसके एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका प्राइम फैक्टर्स हम देखते हैं। जैसे मान लो मैं 30 आपको एज एग्जांपल दे रहा हूं, 30। अब आप मुझे बताओ क्या 30 के यूनिट डिजिट में 0 है, यानी क्या ये 0 से एंड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इसका एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो अगर आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 1 जा 2 5 जा 10, अगेन 3 5 जा 15, अगेन 5 1 जा 5। तो यार बेसिकली 30 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। बोलो करेक्ट है? और अगर ऐसा है तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, आपको ध्यान ये देना चाहिए, ध्यान से देखो इस फैक्टर को। ये कौन सा फैक्टर है बेटा? ये फैक्टर है 2 इंटू 5 का। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लो, मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा होगा तो 110% उसमें कम से कम एक फैक्टर 2 इंटू 5 का होना ही चाहिए। मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हुआ तो उसमें कम से कम एक फैक्टर 2 इंटू 5 का होना चाहिए। और अगर उसमें 2 इंटू 5 का फैक्टर नहीं है तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। अब मैं क्या बोल रहा हूं तो सर समझो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ये है बेटा 6 की पावर n। मैं आपको बोल रहा हूं ये 6 को तोड़ दो, ब्रेक कर दो, स्प्लिट कर दो। तो अगर मैं 6 को तोड़ूं तो 6 होगा 2 इंटू 3 की पावर n। बोलो करेक्ट है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या ये 6 के अंदर ये जो फैक्टर आ रहा है इसमें कहीं पर भी 2 इंटू 5 आ रहा है क्या? या इसके अंदर 6 को ब्रेक करने पे क्या हमको यहाँ 2 इंटू 5 मिल रहा है क्या? तो अगर 2 इंटू 5 हमको नहीं मिल रहा है तो कभी भी याद रखना ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसको 2 इंटू 5 एक फैक्टर कम से कम उसमें होना चाहिए। तो हम यहां पर इस स्टेटमेंट के थ्रू इस चीज को प्रूव करेंगे, क्योंकि 6 की पावर n में कहीं पर भी 2 इंटू 5 नहीं है तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो मैं यहां लिखूंगा सिंस 6 की पावर n does not have any factor of 2 into 5, therefore 6 की पावर n will never end with digit 0। ये इसका आंसर हुआ। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी लिख के हमको समझाना होता है। तो हमको यहाँ पर अब बिल्कुल क्लियर कट आइडिया मिल गया कि कोई भी नंबर में अगर 2 इंटू 5 फैक्टर होगा तो वो 0 से एंड होगा, 2 इंटू 5 फैक्टर नहीं होगा तो 0 से एंड नहीं होगा। होपफुली ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी का एक क्वेश्चन आपके बुक के एग्जाम्पल में भी दिया है बेटा, उसको भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है कि बताओ 4 की पावर n कभी 0 से एंड होगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना, आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख के बताओ क्या 4 की पावर n कभी 0 से एंड होगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगेन अगर मैं 4 को स्प्लिट करूं तो 4 को स्प्लिट करने से 2 इंटू 2 आता है। तो यहां पर भी कहीं पर भी 2 इंटू 5 एक फैक्टर है, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये भी नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। सेम रीजन लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी फ्रेमवर्क रहेगा। 2 मार्क्स से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं आएगा। एसर्शन और रीजन वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे सकता है। रीजन आपके सामने बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा दिया था। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो भाई हमको समझाना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं और क्यों है ये हमको बताना पड़ेगा। तो भाई उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है आप वीडियो लेक्चर कंटिन्यू देख रहे होगे तो थोड़ा सा बोर आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा बोरिंग आपको फील हो रहा होगा। ये बेटा ह्यूमन नेचर है ना। आप एज अ स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम तक सेम चीज को देखने के आदी नहीं हो। अगर आपको थोड़ा सा बोर लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर दो, हल्का फुल्का चिल आउट कर लो, घूम लो फिर लो, या फिर कुछ फ्रेश हो जाओ,
1 घंटे 2 घंटे बाद वापस से आप यहाँ से वीडियो लेक्चर देखना कंटिन्यू करो। वन शॉट एक्चुअल में होता यही है कि एग्जाम टाइम में ना हम वन शॉट देख लेते हैं 2-2 ढाई-ढाई घंटा, क्योंकि उस समय माइंड सेट रहता है कि हमको पढ़ना है। अभी क्या है, समर वेकेशन हो रहा होगा या जिस भी टाइम आप पढ़ रहे हो, एग्जाम टाइम में पढ़ रहे हो तो आप कंटिन्यू देख लोगे। लेकिन अगर आप खाली ऐसे ही पढ़ रहे हो, साल भर में कहीं पर भी आप लेक्चर ओपन करके पढ़ रहे होगे, तो वन शॉट कुछ टाइम के बाद हल्का सा बोर करता है। तो आप, मेरा सजेशन है, थोड़ा सा यहाँ फ्रेश आउट हो जाओ, यहाँ रोक दो वीडियो लेक्चर को, थोड़ा फ्रेश आउट हो जाओ, फिर यहीं से आप वापस से कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो फिलहाल मैं तो स्टार्ट करता हूं, है ना, आपके पास ये ऑप्शन है। नाउ पहले ये देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? तो बेटा ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखो हमारे पास नंबर लाइन में ना दो ही नंबर तो होते हैं, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, है ना। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सारी ये नंबर लाइन है, सॉरी, है ना, ये नंबर लाइन है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप प्राइम नंबर बता दो। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, किसी और से वो डिवाइड होंगे नहीं। तो भाई इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो आप देखो ना, अगर मैं इसमें से मार्क करूं तो इसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो नंबर लाइन में एक काम करो, नंबर लाइन में प्राइम नंबर्स को हटा दो। तो अगर ये सारे प्राइम नंबर को हटा दूं ना, तो ये जो नंबर बच जाएंगे ना बेटा, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आप बिल्कुल एक लाइन में याद रखना, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। व्हाट आर कंपोजिट नंबर? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, सिंपल। कभी भी कोई आपसे पूछे कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। किसी भी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करो ना बेटा, 2 3 सा कितना हो जाएगा 6, कंपोजिट नंबर है। 3 5 सा कितना हो जाएगा 15, कंपोजिट नंबर है। तो कभी भी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल ऑलवेज गेट अ कंपोजिट नंबर। लेकिन यहाँ पर एक नोट पॉइंट है यार, आपको यहाँ एक नोट याद रखना चाहिए, है ना। ये चीज भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वन जो है ना बेटा, वन, ये नाइदर कंपोजिट, वन जो है ये नाइदर कंपोजिट है नॉर प्राइम है। इस चीज को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जो वन है ना, वो ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है ना। वो कंपोजिट में भी नहीं आता, प्राइम में भी नहीं आता। इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो कंपोजिट नंबर चालू कहां से होगा, तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4 से, यहां से। और प्राइम नंबर कहां से चालू होता है, प्राइम नंबर चालू होता है 2 से। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में आए थे, तो जब मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा वहां इसको और अच्छे से समझाऊंगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये चीज तो हमने सीख गई। क्वेश्चन बोला क्या है यार, क्वेश्चन में बोला है भाई एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर है। तो एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है हमको, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये पहला वाला है। फर्स्ट मैं समझाऊंगा, सेकंड आप बनाओगे, ठीक। तो हमको समझाना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। भाई क्यों कंपोजिट नंबर है, एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में, तो ये एक टर्म हो गया, प्लस ये दूसरा टर्म है। बोलो क्लियर है बेटा। यहाँ पर सिर्फ 13 लिखा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या 13 को 13 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या? कोई पाप तो नहीं है, लिख सकते हैं, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, इसको ना सिंप्लीफाई करने के दो रास्ते हैं यार। एक रास्ता तो ये था कि ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देता, फिर 13 से प्लस कर देता, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता। वो बहुत लेंदी मेथड है यार। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्लस की साइन है, तो यहाँ ये दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो क्या ये दोनों टर्म में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों टर्म में से हम ये 13 कॉमन ले सकते हैं क्या? 100% ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में 13 कॉमन ले लो, कॉमन फैक्टर निकालना सीखे हो आपने,
13 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 7 इंटू 11, 13 मैंने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से भी 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1। तो बताओ क्या आ जाएगा, 13, 7 इंटू 11 कितना, 77 प्लस 1, अगेन 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना हो गया, 78। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो जस्ट अब क्या करना चाहिए हमको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या हम 78 इंटू 13 ये मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल भी नहीं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है। आप मुझे मुझे एक बात बताओ, 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 जा और 13 1 जा। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, 78 को स्प्लिट कर दे रहा हूं, तोड़ दो 78 को, तो बताओ क्या बचेगा, 13 इंटू 78 को तोड़ूंगा तो 2 इंटू 3 इंटू 13 ये बचेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा बताओ ये क्या लिखा हुआ है यार, ये सारे प्राइम नंबर तो हैं और ये सारे प्राइम नंबर मल्टीप्लाई में है, तो इसी को तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जरा कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पढ़ो, कंपोजिट नंबर को क्या लिखा हूं मैंने, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो अगर सारे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है तो इसके नीचे जस्ट मुझे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। इसके नीचे मैं लिख देता हूं, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, है ना, इसको छोटा कर देते हैं। बस इसके नीचे जस्ट मुझे एक डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि मैं लिखूंगा देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। आई मेरी बात समझ में, क्या लिखा मैंने, हमको बोला था कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करो। तो बेटा सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स ही तो हैं और सारे प्राइम नंबर मल्टीप्लाई में हैं, तो इसी डेफिनेशन को ही तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा। तो हमने एक्चुअल में किया क्या, मैंने पहले कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई किया और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में अरेंज हो गया तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर, हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया, सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही आपको बनाना है। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें आप 5 कॉमन ले सकते हो, दोनों में से 5 को कॉमन लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आप मुझे बताओगे इसका आंसर आ रहा है क्या, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपसे बना कि नहीं बना, ठीक है। जल्दी से फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअल में ना बेटा अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये रियल नंबर का वर्ड प्रॉब्लम है। रियल नंबर में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है, अगर आप आर डी शर्मा की बुक्स ओपन करके देखोगे ना तो आपको रियल नंबर में कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगे। आपके एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया है, इनफैक्ट बोलो तो मैं ये एक ही वर्ड प्रॉब्लम दिया है ना। इसको अपन आगे सेशन में बिल्कुल कवर अप करेंगे, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आगे वीडियो लेक्चर्स में मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए लेके आऊं। अभी फिलहाल इसको करते हैं, चलो देखो क्या दिया है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कभी भी याद रखना, रियल नंबर के वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए कुछ हिंट होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, कुछ चॉक पॉइंट्स होते हैं जिनको हमको पढ़ करके समझना पड़ता है कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अब जैसे कि मैं बता रहा हूं बेटा, ये पूरा क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके एक बार आप वापस से रीड करो, फिर मैं आपको चीजें समझाता हूं। अब देखो कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर 2 पर्सन या 3 पर्सन या 4 पर्सन मूव कर रहे होंगे किसी सर्कुलर ट्रैक में, और आपको क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ व्हेन दे विल मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, वो सारे के सारे कब एक साथ वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। यू ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट एलसीएम। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो, इस क्वेश्चन में आप चेक करो क्या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है when they will meet again at the starting point, लिखा है, ये देखो
विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है, ये इस क्वेश्चन का चॉक पॉइंट है। कभी भी 2%, 3%, 4%, कितने भी पर्सन किसी भी ट्रैक या कहीं पर भी फील्ड में मूव कर रहे हो, क्वेश्चन की आखिरी में ये लाइन लिखी हो व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, हमेशा आपको एलसीएम निकालना होता है। अब एलसीएम निकालने का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में दो नंबर दिए होंगे बेटा, दो नंबर देखो कहां कहां है। एक नंबर ये दिख रहा है मुझे 18, एक नंबर ये दिख रहा है मुझे 12। तो 18 और 12 को हम पकड़ेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 18 को पकड़ो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसके बाद 12 को पकड़ो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। बोलो करेक्ट है। तो पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 क्या आएगा बेटा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 क्या आएगा बताओ, 12 का आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। बोलो क्लियर है। अब मुझे एलसीएम निकालना है, जो कि अब मुझे बहुत अच्छे से आता है एलसीएम निकालना, आप भी सीख गए हो। तो बताओ एलसीएम क्या होता है, ऑल फैक्टर्स, दो ही फैक्टर्स हैं, लिख देता हूं 2 इंटू 3 विथ हाईएस्ट पावर। तो भाई 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 4 9 का कितना हो गया बेटा 36। तो एलसीएम कितना आ गया 36। और अगर एलसीएम 36 आया है तो हम बोल सकते हैं दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन इन 36 मिनट। क्वेश्चन कंप्लीट। तो एक्चुअल में ये एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। एक ही वर्ड प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी में, और क्वेश्चंस आपको आरडी शर्मा की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ पूरा का पूरा कंप्लीट। अब जल्दी से हम सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नाउ जल्दी से सेकेंड एक्सरसाइज पे मूव करते हैं बेटा। देखो जरा सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब देखो यहां पर ना हमको ऑलरेडी मालूम है रूट 5, रूट 2, रूट 3 ये ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर होते हैं, और इस क्वेश्चन में एक इरेशनल नंबर को ही इरेशनल प्रूफ करने बोला है। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा है ना रूट 5 जो है वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब अगर एक इरेशनल नंबर को ही इरेशनल एज्यूम यानी प्रूफ करना है आपको, तो आप गलत एजम्पशन ले लो, रॉन्ग एजम्पशन ले लो। आप एज्यूम कर लो कि रूट 5 कैसा नंबर होगा बेटा, एक रैशनल नंबर होगा। फिर पूरा 2 पेज का सॉल्यूशन सॉल्व कर करके मैं बताऊंगा कि नहीं भाई हमने गलत एज्यूम किया था, रूट 5 कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो पहले हम रॉन्ग एजम्पशन ले लेंगे कि रूट 5 रैशनल नंबर है, फिर अपने ही एजम्पशन को हम गलत बता देंगे। होपफुली आपको कुछ समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर of the form p by q where q should not be equal to 0 and p and q are integer and p and q are co-prime। को-प्राइम को मैं स्पेशली हाईलाइट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखेंगे। अब यार आप देखो ये मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी है बेटा, रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही लिखा है जो आप बचपन से पढ़ रहे हो। क्या लिखा मैंने कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म p by q where q should not be equal to 0 and p and q are integers। क्या आप बता सकते हो इंटीजर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर? नंबर लाइन में आने वाले प्लेन नंबर्स 1 2 3 4 5 6 गोज अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 गोज अप टू इंफिनिटी। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ये डेसिमल में नहीं होते, ये फ्रैक्शन में नहीं होते, ये सिंपल नंबर्स होते हैं, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। बोलो करेक्ट है। तो पी और क्यू को मैंने क्या माना है बेटा, इंटीजर, और यहां पर देखो पी एंड क्यू को मैंने क्या माना है, को-प्राइम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय को-प्राइम? अब को-प्राइम का मतलब भी मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे मान लो यहाँ 2/3 है और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ क्या ये 2/3 कैंसिल होगा क्या बेटा?
तो ये ऊपर नीचे से तो कटेगा नहीं, और अगर ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं होगा तो हम इसको कोप्राइम बोल सकते हैं, ये कोप्राइम है। लेकिन जैसे मान लो मैं आपको 15/20 लिख दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, दोनों 5 के टेबल से कट सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो ऊपर नीचे से कैंसिल हो सकते हैं इनको हम कोप्राइम नहीं बोलेंगे। लेकिन जो ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं होंगे, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसको हम कोप्राइम बोलते हैं। इसमें 5 कॉमन फैक्टर है, दोनों 5 के टेबल से कट सकते हैं, इसलिए इसको कोप्राइम नहीं बोलेंगे, राइट। और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ऊपर नीचे में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कोप्राइम बोलेंगे। होपफुली कोप्राइम का मतलब आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और लास्ट में मैं कोप्राइम के बेसिस पे ही प्रूफ करने वाला हूं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बॉक्स में डाल रखा है, तो आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लीज सी, फिर से सबसे पहले बताओ हमने क्या किया बेटा? √5 को हमने एक रैशनल नंबर एज्यूम किया ऑफ द फॉर्म p/q, where q should not be equal to 0। p और q को मैंने इंटीजर माना है, p एंड q को कोप्राइम माना है। इतना आपको मिनिमम लिखना ही है एग्जाम में भी। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखो √5 को, है ना, तो भाई √5 को मैंने p/q एज्यूम किया। अब सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे बेस्ट है आप ये स्क्वायर रूट को हटाओ, और स्क्वायर रूट हटाने के लिए ना बेटा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायर कर दो। तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है ना? तो बताओ √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। अब यार ध्यान से देखो, ये q स्क्वायर ना डिवाइड में है बेटा। अब अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? p स्क्वायर। अगेन यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या वो डिवाइड में जाएगा? तो अगर मैं इसको इधर भेजा तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5, राइट। अब इस इक्वेशन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग हर बार सीबीएसई बोर्ड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, 100%। बेसिक मैथ्स में 5 मार्क्स का भी आ जाता है, स्टैंडर्ड मैथ्स में यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में दे देता है, लेकिन फिक्स क्वेश्चन है बेटा, 100% आता है। पहली बार में ये क्वेश्चन सबको अजीब लगता है, आपको भी अजीब लग रहा होगा अगर पहली बार पढ़ रहे होगे तो, लेकिन 1 से 2 बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे आसान पूरे एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के समझना, क्योंकि 5 मार्क क्वेश्चन बोला है तो बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरी चीज ये, इस स्टेप में मुझे आपका थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। मैं इस स्टेप को आपको समझाता हूं एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। देखो हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन क्रिएट किया यहाँ पर कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो मैंने स्टार्टिंग में p और q दोनों ही को इंटीजर माना है। बोलो करेक्ट है? यहां पर q स्क्वायर और p स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ अगर p और q दोनों ही इंटीजर है और किसी भी इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या हमको हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू ही मिलेगी, यानी इंटीजर ही मिलेगा? बोलने का मतलब ये है किसी भी इंटीजर का जब स्क्वायर करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा बेटा? इंटीजर ही मिलेगा। जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटीजर है, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 अगेन इंटीजर ही है। तो पता ये चला कि किसी भी इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो हमको इंटीजर ही मिलता है। यानी कि अगर p और q इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होता है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे एक चीज ये समझ में आई हमको कि भाई ये जो q स्क्वायर है ना और ये जो p स्क्वायर है, क्योंकि ये इंटीजर के स्क्वायर है, ये दोनों इंटीजर ही होंगे। तो हमको ये समझ में आया कि भाई q स्क्वायर जो है ये इंटीजर है, राइट। यानी q स्क्वायर भी इंटीजर है और ये p स्क्वायर भी इंटीजर है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये है कि देखो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना बेटा, ये इंटीजर आ रहा है,
तो भाई लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर आ रहा है तो ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड भी पूरा का पूरा इंटीजर आना चाहिए, यानी कि पी स्क्वायर अपॉन 5 एक इंटीजर आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान देना, बिल्कुल अच्छा कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, मेरे बिल्कुल एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनो। पी क्यू स्क्वायर इंटीजर है, क्यू स्क्वायर अगर इंटीजर है तो पी स्क्वायर अपॉन 5 को भी इंटीजर होना चाहिए। तो पी स्क्वायर अपॉन 5 इंटीजर कैसे होगा बेटा? आप मुझे एक बात बताओ, पी स्क्वायर इंटीजर है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो एक इंटीजर हो गया 25, बोलो करेक्ट है, उसको मैं बोलूंगा कि 5 से डिवाइड करो। देखो मैंने पी स्क्वायर आपको बताया कि एक इंटीजर है, उसको मैं लेट इट बी एज्यूम कर लेता हूं कि वो 25। तो अगर मैं बोलूंगा 25 को 5 से डिवाइड करो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 5 जा 25। तो ये जो आंसर आ रहा है ना, ये एक इंटीजर आ रहा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन मान लो अगर मैं यहां पर 25 की जगह 26 ले लेता और आपको बोलता कि इसको 5 से डिवाइड करो, तो क्या ये अब डिवाइड होगा क्या? अब तो ये डिवाइड होगा नहीं। और अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो ये कैसा नंबर आएगा बेटा? रैशनल नंबर आएगा। बोलो आया यहां तक समझ? तो हमको पता ये चला कि पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करके अगर इंटीजर आ रहा है तो ये तब ही पॉसिबल है जब ये पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 25 ले लिया था तो 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आया। तो कभी भी अगर ये इंटीजर है तो आरएचएस को इंटीजर होने के लिए पी स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसका डिविजिबल नहीं हुआ इससे तो फिर इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू तो आएगी नहीं। जैसे 26 को 5 से डिवाइड किए तो एक रैशनल नंबर आया ना। तो हमको इस इक्वेशन को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन मिला, और वो कंक्लूजन क्या है प्लीज ध्यान देना। एक बार और मैं आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार समझने के लिए हार्ड है, तो थोड़ा सा भरोसा रखो, पेशेंस रखो, समझते जाओ। सेकंड टाइम आपको ये बिल्कुल मक्खन जैसे आपसे बनने लग जाएगा, एकदम इजी है। फर्स्ट टाइम इसकी कुछ कंसेप्चुअल चीजें मेरे को बताना जरूरी है, ठीक है? आप वो समझते चलो बस। तो क्यू स्क्वायर अगर इंटीजर है तो पी स्क्वायर अपॉन 5 को इंटीजर होने के लिए ये पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख दूंगा therefore p square is divisible by 5। और अगर यार p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना, यानी एक इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो मैथमेटिक्स का डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि उस नंबर को भी उस जैसे किसी इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है ना बेटा, तो मैथमेटिक्स का डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि उस नंबर को भी उस नंबर से डिविजिबल होना पड़ेगा, है ना? थ्योरी में इतनी बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स में ना थ्योरी समझ में नहीं आती, ठीक है? तो मैं यहां बताता हूं, अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है ना 5 से, तो मैथमेटिक्स का डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि पी को भी 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यानी कि अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p को भी 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। बोलो यहां तक आया समझ में, है ना? अब यार अगर p 5 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो 100% कहीं ना कहीं वो 5 का मल्टीपल होगा। और अगर p 5 का मल्टीपल है तो मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं कि लेट p इज इक्वल टू 5m वेयर m इज एनी इंटीजर। अब तुम बोलोगे अब ये क्या चीज है, ये भी मैं आपको समझाता हूं। यार देखो, कोई भी नंबर अगर 5 का मल्टीपल है बेटा तो उसको आप सिंपल से समझो। जैसे मान लो 25 है तो 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5, करेक्ट है? अब अगर मैं बोलूंगा 30 है तो 30 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 6। 35 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 7। 40 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 8। यानी कभी भी कोई नंबर अगर 5 का मल्टीपल है तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 ऐसे ही लिखोगे आप। तो मैंने भी सेम चीज एज्यूम की, अगर p 5 का मल्टीपल है तो मैंने p को एज्यूम कर लिया, लेट p इज इक्वल टू क्या, 5m। m के जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने p को क्या एज्यूम कर लिया, p इज इक्वल टू 5m। क्लियर हुआ यहां तक? होपफुली बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये p इज इक्वल टू 5m को ना आराम से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देखो पुटिंग
p इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो यार, देखो पहला इक्वेशन क्या दिया है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। तो मुझे ना बेटा ये p के जगह 5m पुट करना है, कर दो। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ओहो गायब मत हो जाए, पूरा वापस से लिखना पड़ेगा यार। शुक्र है शुक्र है ना। तो ये लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह 5m रखो बेटा, अपॉन 5। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 5। बोलो करेक्ट है। अब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 5 1 जा 5, 5 जा 25। तो बताओ जरा ये क्या हो जाएगा, अब अच्छा बताओ, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। अगेन ये 5 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू एम स्क्वायर, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। बोलो क्लियर है। और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब यार ध्यान से इक्वेशन नंबर 2 को देखो, जिस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए कुछ कंक्लूजन निकाला था, यहां पर ठीक उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को भी देखते हुए हमको कंक्लूजन निकालना है। आप मुझे बताओ, एम स्क्वायर, अगर मैंने बोला कि एम इंटीजर है तो क्या 100% एम स्क्वायर भी इंटीजर होगा? वही बात है। और अगर ये इंटीजर हुआ तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, और इसको इंटीजर होने के लिए हम अब बिल्कुल देखते साथ बोल सकते हैं कि ये क्यू स्क्वायर को 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। जैसे यहां इस इक्वेशन को देखते हुए बोले थे कि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक उसी तरीके का कंक्लूजन हमको सेकंड इक्वेशन में भी देना है। तो सेकंड इक्वेशन में भी मैं बोल सकता हूं, देखो इस इक्वेशन को देखते हुए मैं बोल सकता हूं देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू एम स्क्वायर है ना बेटा, तो उसको इक्वेशन को सिर्फ देखते साथ आप बोल सकते हो कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बोलो आया यहां तक समझ में? अगर यहां तक आ गया है तो ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। होपफुली बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यार, क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल है, राइट? अच्छा अब ध्यान से मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में हमने पी और क्यू को क्या माना था बेटा? यहां देखो, यहां पर हमने पी और क्यू को कोप्राइम माना था। और कोप्राइम का मतलब क्या होता है? कोप्राइम का मतलब ये होता है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं होने चाहिए। और मैंने अभी अभी क्या बोल दिया, देखो यहाँ पर दोनों जगह की स्टेटमेंट को चेक करो। पहले मैंने ये बोला कि p इज डिविजिबल बाय 5 है, यानी p जो है 5 का मल्टीपल है। उसके बाद मैंने ये बोल दिया कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी q भी 5 का मल्टीपल है। तो भाई अगर p भी 5 का मल्टीपल है, q भी 5 का मल्टीपल है, तो क्या ये कोप्राइम रहे क्या? बोलने का मतलब ये है, अगर एक ऐसा नंबर है 25/30, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो फिर ये तो कोप्राइम हो ही नहीं सकते, ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। बोलो करेक्ट है? तो मैं उसी चीज को लिख करके समझाऊंगा। यहां पर मैं बताऊंगा कि सिंस, यहां लिख के बताएंगे, सिंस P and Q both are divisible by 5, therefore P and Q are not co-prime। आप ध्यान दो, मैंने P और Q को को-प्राइम एज्यूम किया था, बाद में ये बताया कि P इज डिविजिबल बाय 5, फिर बता रहा हूं Q इज डिविजिबल बाय 5। तो मैंने लिख दिया कि सिंस P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, दोनों अगर 5 से डिविजिबल है तो वो को-प्राइम नहीं हो सकते, तो देयरफॉर P एंड Q आर नॉट को-प्राइम। और अगर वो को-प्राइम नहीं है बेटा, फिर तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। हमने एज्यूम किया था P एंड Q को-प्राइम है, तो अगर हमारा एजम्पशन गलत हो गया तो मैं इसको यहां लिख के बता देता हूं, देयरफॉर इट contradict our assumption। आप इसको सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि सिंस आवर assumption is wrong। अब क्योंकि हमारा assumption गलत हो गया, मैंने क्या एज्यूम किया था बेटा? मैंने एज्यूम किया था √5 एक रैशनल नंबर है,
तो अगर मेरा assumption गलत हो गया तो मैं लिख सकता हूं therefore √5 is an irrational number। आया समझ में? होपफुली बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ये पूरा क्वेश्चन अब जाकर के कंप्लीट हुआ है। अब समझना, पहली बार देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड जरूर लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा बाप रे क्या पढ़ लिया हमने, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। हम लोग इसको बच्चों को पास होने के लिए पढ़ाते हैं बेटा, ये इतना इजी है। अब ये इजी कैसे है, अब मैं आपको समझा रहा हूं, समझो। ये ना मैं एक तरीके का फ्रेमवर्क दे दिया बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। जैसे मान लो सीबीएसई बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर √3 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा, आप मुझे बताओ। जहां जहां मैंने 5 लिखा है बेटा, वहां वहां बस 3 से रिप्लेस कर दो, आपका बाकी क्वेश्चन एज इट इज सेम होगा, कोई स्टेप चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको नंबर्स चेंज करने हैं। आया मेरी बात समझ में? यानी कि 5 मार्क्स के जब क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब वो बनता है। लेकिन ये क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है। एक बार मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया, आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहां से यहां तक बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेनी है, ताकि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो बस आपको नंबर रिप्लेस करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फटाक से मैं इसकी समरी एक बार और दे देता हूं। √5 को हमको इरेशनल प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले √5 को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया ऑफ द फॉर्म p/q where q should not be equal to 0। p और q को इंटीजर माना और p और q को कोप्राइम माना। तो √5 इज इक्वल टू p/q, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 5 इज इक्वल टू p²/q²। तो यहां से एक इक्वेशन आया q² इज इक्वल टू p²/5। और इस इक्वेशन को देखते हुए मैंने ये बता दिया कि p² इज डिविजिबल बाय 5। तो मैथमेटिक्स के डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। और p अगर 5 से डिविजिबल है तो p को मैंने अपने मन से अज्यूम किया कि लेट p इज इक्वल टू 5m, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर पुट कर दिया। और जैसे p को 5m मैंने पुट किया तो अगेन मेरा ये सेकंड इक्वेशन आया कि m² इज इक्वल टू q²/5। और ये इक्वेशन को देखते हुए मैंने फिर से बोल दिया कि q² इज डिविजिबल बाय 5 देन q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। और अगर q डिविजिबल है तो मैंने ये बता दिया कि भाई p और q दोनों डिविजिबल होंगे 5 से, और अगर दोनों डिविजिबल है 5 से तो दोनों कोप्राइम नहीं हो सकते, और अगर ये दोनों कोप्राइम नहीं है तो ये हमारा असम्पशन गलत हो गया। तो देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आपको रटना है जैसे मैंने अभी किया, आपको 2 से 3 क्वेश्चन करना है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको और करा देता हूं। होपफुली ये आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करो और इसको पूरा नोट डाउन कर लो। ठीक, अपन एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। जैसे मान लो इसी सेम क्वेश्चन में मैं आपको बोल दूं प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई √3 को इरेशनल प्रूफ करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? एकदम सिंपल है, जहां जहां आपको 5 दिख रहा है वहां वहां आप 3 कर दो। देखो मैं यहां पर 3 लिख देता हूं, लेट √3 इज अ इरेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वगैरह वगैरह। यहां मैं अपना यहां 3 कर देता हूं, √3 इज इक्वल टू p/q, स्क्वायरिंग बोथ साइड में यहां 3 कर देते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3। बोलो करेक्ट है? अब इस इक्वेशन को देखते हुए अब उतना दिमाग नहीं लगाना है। मैं स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए काफी सारी चीजें बताया, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। p²/3 इज इक्वल टू q² है यार। इस इक्वेशन को देख के बोल सकते हैं कि p² इज डिविजिबल बाय 3 देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। बोलो करेक्ट। और अगर p 3 से डिविजिबल है तो p को एज्यूम कर लेंगे। यहां क्या एज्यूम करेंगे? p इज इक्वल टू 3m। फिर p इज इक्वल टू 3m को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो भाई। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ 3m पुट करो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 9 है ना। मैं इसको वापस से सॉल्व कर देता हूँ। 3 का स्क्वायर 9m² अपॉन 5, ये 5 तो नहीं 3 है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो q² इज इक्वल टू 3m² आएगा। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। तो अगेन देखो m² इज इक्वल टू q²/3। अगेन इस इक्वेशन को देखते हुए क्या बोल सकते हैं आप बताओ कि q² इज डिविजिबल बाय 3 देन q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो भाई यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ये भी 3 हो गया।
अगेन दोनों 3 से डिविजिबल हैं तो को प्राइम नहीं है, देयरफॉर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये इतना आसान क्वेश्चन है, पहली बार करने के लिए हार्ड लगता है, सेकंड टाइम बनाओगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। थर्ड टाइम अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप रूट 2 को भी इरेशनल प्रूफ कर लो। 3 क्वेश्चन कंटिन्यू इसका बना लिया ना, ये रट जाएगा आपको, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे एकदम अच्छे से बन जाएगा। हाँ, इस चीज में, इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना कि एक भी स्टेप्स को कट शॉर्ट मत करना बेटा। ये जितनी थ्योरी मैंने लिखाई है ये मिनिमम है, इससे कम करने की कोशिश मत करना, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। थ्योरी कम से कम इतनी तो एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, 5 मार्क का क्वेश्चन है। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये टाइप 1 था जहां ये 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 में हम जाएंगे, वो टाइप 2 है, वो छोटा क्वेश्चन होता है। चलो जल्दी से मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। 3 + 2 रूट 5 हमको मालूम है, 9th क्लास में पढ़ा है, कभी भी इस टाइप का नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है। लेकिन अब यहां पर भी एक इरेशनल को ही इरेशनल प्रूफ करना है। सेम वैसे ही करेंगे। मैं एज्यूम करता हूं कि लेट 3 + 2 रूट 5 is a rational number of the form p by q, where q should not be equal to 0 and p and q are integer। कि इसमें कोप्राइम नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, है ना, पी एन क्यू आर इंटीजर भी लिख दिया काफी है ना। अब इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, p by q। इसको ना बेटा सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है ध्यान दो, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ना ये 3 को उधर ट्रांसफर कर दो, +3 है उधर जाके -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू p by q -3, +3 इधर गया तो -3, -3 को -3/1 लिख दो आप, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन 2 रूट 5 इज इक्वल टू, भाई ये इसका एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू p 3 इंटू क्यू -3q अपॉन q इंटू 1 तो q, है ना। एलसीएम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करो, 10th में इजी पड़ता है ना। अच्छा, अगेन ये 2 मल्टीप्लाई में, इसको इधर भगाएंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो रूट 5 इज इक्वल टू p -3q अपॉन 2 इंटू क्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2q। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये छोटा क्वेश्चन है, ये उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। एक्चुअल में ना इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको मालूम होता है कि रूट 5 कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल। जस्ट पहले क्वेश्चन में अभी हमने प्रूफ कर लिया है कि रूट 5 इरेशनल होता है। तो अब उसके हेल्प से इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखो इस क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी मालूम चल गया है कि ये जो रूट 5 है ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब यार तुम ध्यान से इसके आरएचएस को देखो, इसके आरएचएस में कहीं भी कोई टर्म स्क्वायर रूट में है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल प्यारे से नंबर है, p -3q अपॉन 2q। तो 100% ये जो नंबर है ये रैशनल आएगा। ये कैसा नंबर आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। तो भाई एक इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल कैसे हो सकता है मैथमेटिक्स में, एक इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर हो सकता है क्या, कभी भी नहीं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा, देयरफॉर आवर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा assumption गलत हो गया, therefore it contradict our assumption, therefore आप बोल सकते हो कि 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आया यहां तक समझ में बिल्कुल अच्छे से। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में, है ना, 2 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा। इसके पहले के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, वो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में अक्सर सीबीएसई में आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन छोटा सा है, 2 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई तकलीफ उतनी नहीं जाएगी सॉल्व करने में। तो एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरे 2 मार्क क्वेश्चन है। अगर आपके पास सामने बुक होगी तो आप देख भी पा रहे होगे उसको। और मेरी तो सजेशन है कि इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना बेटा एनसीईआरटी में, जिसको हम बोल सकते हैं कि 100% आएगा।
तो ये जो एक्सरसाइज 2 में ये 3 क्वेश्चन है ना, इसमें से 100% कोई ना कोई आएंगे ही, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है, फटाक से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैरायटी के हैं, 2 मार्क क्वेश्चन है। जस्ट अभी इसके पहले जो मैंने आपको बताया है ना, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया, ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो को पॉज करके जरूर आप पहले इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो, एक एक करके मैं भी बताते चलता हूं आपको। सबसे पहले देखो क्या दिया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो हमको सबसे पहले 1/2 को इरेशनल प्रूफ करना है ना, ये √2 होगा बेटा, है ना, 1/√2 होगा। इसको हमको इरेशनल सारों को प्रूफ करना है, एक एक करके करते हैं। पहला देखो क्या दिया हुआ है, 1/√2। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where q should not be equal to 0 and p and q आर इंटीजर। इतना तो आपको सब में एज्यूम करना है, बोलो करेक्ट है। मेरे बनाने से पहले वीडियो को पॉज करके आप जरूर बनाओ, है ना, नहीं तो फिर आपको लगेगा वही वही मैं कर रहा हूं। आपको करना चाहिए और बन जाए तो फिर आगे बढ़ जाना। अच्छा देखो, तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू p/q। अब यार इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा वे मुझे लगता है, आप ना मैथ्स में LHS और RHS को एक साथ रेसिप्रोकल कर सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स में ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अपन एक साथ ऐसा घुमा सकते हैं, एक साथ रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो हम इसको एक साथ रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू q/p। ऐसा करने से बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया कि भाई √2 एक इरेशनल नंबर है और ये जो q/p है ना बेटा, ये एक रैशनल नंबर है। तो इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल तो हो नहीं सकता, फिर लिख देंगे अवर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore 1/√2 is a irrational number। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये और छोटा था, बिल्कुल आसानी से ही हो गया, है ना। इसलिए मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे ना बेटा 2 मार्क क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन सेकंड क्या बोला देखो, 7√5, यही बोला है 7√5। तो यार इसके लिए ना वापिस से स्टेटमेंट पूरा ही लिखना है हमको। तो एक काम करते हैं भाई, स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट मान लेते हैं, है ना। इसको किया अपन यहां पर कॉपी पेस्ट, इसको हटा देते हैं। आप बताओ, है ना, ये मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते हो, आपको तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ, ये यहां लिख देते हैं क्या, ये हो गया 7√5 is a rational number of the form p/q where q should not be equal to 0 and p and q are integer। अगेन देखो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 7√5 is equal to p/q। अगेन ये 7 मल्टीप्लाई में बेटा इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 is equal to p/7q। बोलो क्लियर है। अगेन बोल सकते हो इट इज रैशनल नंबर, और ये कैसा नंबर है, आप सॉरी इट इज इरेशनल नंबर और इट इज अ रैशनल नंबर। तो भाई ये इरेशनल है, ये रैशनल है। अगेन बोल सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अगेन 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। देखो मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देख देख के पूरे नोट्स कंप्लीट करते जा रहे हो। मैं फिर से बोलूंगा, कम से कम यार एक क्वेश्चन तो आप अपने मन से बनाओ, है ना। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने इसके पहले वाला बनाया था। तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन थर्ड वाला क्या बोला है कि भाई 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। एक काम करता हूं यार, मैं इसको नहीं प्रूफ करता, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ू, आप जरूर इसको बनाना, सेम वैसे ही बनाना है जैसे इनको मैंने बनाया, जैसे इसके पहले वाला मैंने बनाया था, ये वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। यहाँ हुआ आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और ऐसे कुछ लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स चाहिए किसी चैप्टर के, तो मैं बिल्कुल आपके लिए बना के दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा।